तो कैसे आप सभी, उम्मीद करता हूँ सभी बढ़िया होंगे। आज हम जो है यूपी पुलिस के लिए, यूपी पुलिस कांस्टेबल के लिए जो है पहली क्लास स्टार्ट करने वाले हैं। और पहली क्लास में हम कुछ 20 क्वेश्चन के समथिंग जो है वो हम करने वाले हैं। ये 20 क्वेश्चंस थोड़े डिटेल में हम पढ़ेंगे ताकि आपको एग्जाम में ज़्यादा प्रॉब्लम हो ना। और एक चीज़ जो आपको याद रखनी है वो ये कि इसे मैंने आपको जो है ये एज अ लाइव के टाइप में कोशिश करूंगा कि मिले, कोशिश करूंगा, बात नहीं कर रहा ठीक है, कोशिश करूंगा कि आपको एज अ लाइव के फॉर्म में इस ये मिले, जिससे कि आप जो है इसे अच्छे से देख पाए। और एक बात और, अपना स्कोर लिखना और जो भी चीज आपको नहीं आती है, ध्यान सुनना, जो भी चीज आपको नहीं आती है उसको क्या करना, उसको लिख लेना है। अभी भी नोट्स बनाओगे तो देखो फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, है ना, 4 महीने अभी भी ऑलरेडी आपके पास हैं। डेट वगैरह आपकी आई गई है, एक्चुअली मैंने देखी नहीं है, इस पर मई के समथिंग में ही कहीं है। डेट देख के एक बार मैं कंफर्म कर लूंगा कि कब है, ठीक है, क्योंकि कल ही मैं लौटा हूँ और चूंकि आपकी क्लासेस नहीं मिल पा रही थी तो सबसे पहले मैं आपकी क्लास को रिकॉर्ड करने ही बैठा हूँ। बाकी काम आज मैं सारे बाद में करूंगा, पहले मैं आपकी क्लास रिकॉर्ड करूंगा, ठीक है, उसके बाद भेजूंगा। ठीक, चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने के क्रम में सबसे पहला जो क्वेश्चन है हमारा वो है ये, ठीक है, ध्यान से सुनना, क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है आपके। इनमें से कौन भारत रत्न पुरस्कार के प्राप्तकर्ता थे या थी? इन दोनों में से कौन है जिनको भारत रत्न पुरस्कार जो है वो मिला है? लता मंगेशकर या भूपेन हजारिका, इन दोनों में से कौन है जिन्हें ये पुरस्कार जो है ये मिला है? तो याद रखिएगा किसे मिला है, तो ये इसका आंसर हो जाएगा बी, दोनों को मिला है। किसे मिला है? दोनों को जो है मिला है। लता मंगेशकर के बारे में अगर हम बात करें तो इन्हें मिला है 2001 में। कब इन्हें मिला है? 2001 में। भूपेन हजारिका की बात करें तो इन्हें मिला है 2019 में। कब मिला है? 2019 में। भूपेन हजारिका जो है ये कहाँ है? तो ये रखिए, याद रखिएगा, आसाम से संबंधित है। किससे संबंधित है? आसाम से जो है ये संबंधित है, ठीक है। इसके बाद अगर हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, शतरंज के खेल में सेटलमेंट क्या है? जब जो शतरंज का खेल खेला जाता है तो इसमें एक शब्द आता है सेटलमेंट। क्या आता है? सेटलमेंट। तो ये जो सेटलमेंट है ये एक्चुअल में है क्या, ये पूछ रहा है। एक ऐसी स्थिति जब खिलाड़ी, क्या है? एक ऐसी स्थिति जब खिलाड़ी राजा के साथ चेक होता है, ठीक है। शतरंज के खेल की सबसे बड़ी चाल, सबसे पहली चाल, सॉरी, सबसे बड़ी नहीं, सबसे पहली, किसी एक खिलाड़ी के लिए बिज स्थिति, है ना, जीतने वाली स्थिति जो होती है वो, किसी एक खिलाड़ी के राजा के पास कोई वैध चाल नहीं होती जिसके परिणाम स्वरूप ड्रॉ हो जाता है। मतलब दोनों में से किसी के भी राजा के पास कोई वैध चाल नहीं है जिसके चलते ये ड्रॉ हो जाता है, ये है। तो इसके लिए सही जवाब क्या हो जाएगा? इसके लिए सही जवाब हो जाएगा डी। कौन सा? डी जो है वो इसके लिए क्या हो जाएगा? डी इसके लिए जो है वो सही जवाब जो है ये हो जाएगा, ये याद रखना, ठीक है, क्लियर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपका क्या कहता है? अगला क्वेश्चन जो आपका कहता है वो ये है ठीक। अगला क्वेश्चन है आपका, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 1B इनमें से किससे संबंधित है? 1B जो है वो इनमें से किससे संबंधित है वो आपको बताना है। भारत के राज्य क्षेत्र में सर्वत्र अबाध संचरण, मतलब पूरे देश में कहीं भी आप अबाध रूप से घूम सकते हैं। पहला, संगम या संघ बनाना, शांतिपूर्वक और निरायुध सम्मिलित होना, है ना, मतलब शांतिपूर्वक और बिना युद्ध की मंशा लिए इकट्ठे होना, है ना, और वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। तो पूछ रहा है इनमें से कौन सा इसके लिए सही जवाब है? कौन सा? 19(1)B। कौन सा? 19(1)B। इनमें से क्या हो जाएगा? तो याद रखना 19(1)B के बारे में बात करें तो ये हो जाएगा संगम या संघ बनाना। क्या हो जाएगा? संगम या संघ बनाना। आबाद घूमने की बात करें तो ये हो जाएगा 19(1)C। याद रखना 19 में 6 है, 1A, 1B, 1(2), मतलब ये ना, तो ये याद रखने हैं, ठीक है। 19(1)C क्या है? ये है आबाद रूप से संचरण या आबाद रूप से घूमना, ठीक है। शांतिपूर्वक की अगर हम बात करें, सॉरी, माफी चाहता हूं, गलती हो गई। ये जो ना आबाद रूप से घूमना, ये आपका 1D में आता है। 1D किस में आता है? ये आता है आपका 19(1)D, क्या? आबाद रूप से संचरण, ठीक है। तो ये याद रखना। ओके, ये पूरा क्वेश्चन ही गलत हो गया है, सॉरी, है ना। दोबारा पढ़ देता हूं आपके लिए। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 1B इनमें से किससे संबंधित है? तो जो 1B है ना, ये है शांतिपूर्वक और निरायुध सम्मिलित होना, मतलब बिना लड़ाई की मंशा के शांतिपूर्वक अगर इकट्ठा हो रहे हो या किसी संघ में शामिल हो रहे हो तो ये आपका 19(1)B है, ठीक। ये याद रखना।
अगर हम अबाध रूप से घूमने की बात करें तो ये बन डी है, क्या है, बन डी, ठीक है। अगर हम संघ बनाने की बात करते हैं तो ये बन सी है, 19 बन डी, 19 बन सी। और वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की बात करें तो ये 19 बन ए है, क्या है, 19 बन ए है। तो ये आपको याद रखना है, ठीक। चलिए अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला है भारतीय वाणिज्य और उद्योग महासंघ यानी कि फिक्की, यानी कि क्या हो जाएगा, यानी कि फिक्की। फिक्की का गठन इनमें से कौन सा एक सन है जब हुआ है? फिक्की का जो गठन है वो इनमें से कब हुआ है? तो फिक्की का जो गठन है वो हुआ है आपका 1927 में। कब हुआ है? 1927 में। कौन है इसके संस्थापक? तो जीडी बिड़ला। कौन है? तो याद रखना, जीडी बिड़ला और पुरुषोत्तम दास ठाकुर। पुरुषोत्तम दास ठाकुर। कौन है? पुरुषोत्तम दास ठाकुर। ये दो नाम आपको याद रखने हैं 1927 में। अगर हम फिक्की के हेडक्वार्टर की बात करते हैं, किसकी? अगर हम फिक्की के हेडक्वार्टर की बात करते हैं तो जो फिक्की का हेडक्वार्टर है ये कहां पर है? ये है न्यू दिल्ली में। कहां पर है? ये न्यू दिल्ली में है। ये आपको याद रखना है। ये गैर सरकारी और गैर लाभकारी, गैर सरकारी मतलब सरकारी नहीं है, और गैर लाभकारी संगठन है ना। गैर सरकारी और गैर लाभकारी जो है ये क्या है? गैर सरकारी और गैर लाभकारी ये संगठन है। तो ये आपको याद रखना है, ठीक है। ये वाला रंग कैसा चलेगा? इस पे सही चलेगा ये वाला, चलो कोई नहीं, सब इसी कर लेते हैं, ठीक है। तो ये याद रखना, ये होगा अगला क्वेश्चन, 5वां। फिल इन द ब्लैंक्स के अंतर्गत भारत के सर्वोच्च न्यायालय में रिट याचिका दायर की जा सकती है। अगर आपको सुप्रीम कोर्ट में रिट जारी करनी है, दायर करनी है, तो कौन सा आर्टिकल है? और हाई कोर्ट में अगर दायर करनी है तो कौन सा आर्टिकल है? अगर सुप्रीम कोर्ट में दायर करनी है तो यह है आर्टिकल 32, और हाई कोर्ट में दायर करनी है तो यह है आर्टिकल 226। कौन सी है? आर्टिकल 226। तो ये याद रखना। अब जो मुझे आप लोगों से सवाल पूछना है, मेरी इच्छा है मैं भी पूछ लूंगा सवाल ये जो रिट है, कितनी तरह की रिट है? 5 प्रकार की, जो याद रखनी है आपको। रिट कितने प्रकार की हैं? 5 प्रकार की। कौन कौन सी हैं? तो याद रखना, बंदी प्रत्यक्षीकरण, क्या है? बंदी प्रत्यक्षीकरण। इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो एक हो जाएगी आपकी परमादेश। क्या हो जाएगी? परमादेश। इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो एक हो जाएगी प्रतिषेध। क्या हो जाएगी? प्रतिषेध। 3 हो गई। चौथी की अगर हम बात करें तो ये हो जाएगा आपका अधिकार प्रक्षा। क्या हो जाएगा? अधिकार प्रक्षा। और अगर हम 5वीं की बात करते हैं तो क्या हो जाएगा? बार इसके हो रही है ऐसा लग रहा था। 5वां में कौन सा हो जाएगा? 5वां हो जाएगा आपका उत्प्रेषण। कौन सी हो जाएगी? ये हो जाएगी आपकी उत्प्रेषण। कितनी हो गई? ये 5 हो गई। 5 की 5 क्या करनी है? याद रखनी है, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट 32 और हाई कोर्ट 226। अच्छा, ये जो रिट है ये जारी हो सकती है किस मौलिक अधिकार? कौन सा? फंडामेंटल राइट है जिसके चलते आप रिट जो है ये जारी कर सकते हैं। कमेंट में लिखकर बताओ। बहुत से क्वेश्चन मैं ऐसे पूछूंगा जिनके कमेंट मैं चाहता हूं आप दो, और फिर मैं उनके आंसर मैं खुद नीचे देके उन्हें पिन कर दूंगा, ठीक है, जिससे कि आपको पता चल जाए क्या सही है क्या गलत है। लेकिन पहले क्या करना है? पहले आपको खुद से ही आंसर देने हैं, ठीक है, बाद में पिन करूंगा मैं, ठीक। अगला क्वेश्चन, जयदेव के गीत गोविंद की अष्टपदी का गायन और नृत्य इनमें से किस शैली से संबंधित है? क्वेश्चन ध्यान से सुनो और आराम से सुनो। क्या कह रहा है क्वेश्चन? जयदेव है, जयदेव की एक किताब है गीत गोविंद, उनकी अष्टपदी का गायन और नृत्य। गीत गोविंद जो जयदेव ने लिखी है उसका अष्टपदी का गायन और नृत्य, ये इनमें से किस नृत्य शैली के अंतर्गत आता है? कौन सी नृत्य शैली है जो इससे संबंधित है वो पूछ रहा है। भरतनाट्यम, कथक, मणिपुरी और यक्षगान। 4 में से बताने कौन सी है। आपको कमेंट में लिखना है ये 4 किस स्टेट में है। ये 4 जो है ये 4 के 4 किस स्टेट में आते हैं, ये आपको कमेंट में लिखकर बताना है। अभी फिलहाल मुझे ये बताओ कि इनमें से कौन सा जो है वो शामिल है। तो इनमें से कौन सा शामिल है? इनमें से शामिल है आपका मणिपुरी। कौन सा शामिल है? इनमें से शामिल हो जाएगा आपका मणिपुरी। आंसर क्या है इसका? आंसर है इसका सी। क्या हो जाएगा? आंसर इसका सी है। तो ये याद रखना, ठीक। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। भारतीय खिलाड़ी हैं नवजोत कौर। कौन है? ये है नवजोत कौर। ये देख रहे हो आप नीचे, ये नवजोत कौर है, ठीक है। कौन है ये नवजोत कौर है। ये खेल खेलती हैं। पूछ रहा है इनमें से कि ये इनमें से कौन सा खेल जो है वो खेलती हैं। नवजोत कौर जो है वो इनमें से कौन सा खेल जो है
वो खेलती हैं, ये आपको बताना। अगर हम नवजोत कौर के बारे में बात करें तो बैडमिंटन हो गया, हॉकी हो गया, लॉन टेनिस हो गया, टेबल टेनिस हो गया, इनमें से कौन सा खेल है जो ये खेलती हैं, ये आपको बताना। तो अगर हम बात करते हैं इसकी, तो ये खेलती हैं हॉकी, क्योंकि आप इनके हाथ में देख भी सकते हैं क्या है, इनके हाथ में क्या है, इनके हाथ में हॉकी है। तो ये कौन सा खेल खेलती हैं, ये खेल खेलती हैं हॉकी। ठीक, तो याद रखना, याद रखोगे ना, कोई दिक्कत होगी तो बताना मुझे। अब चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार, 2011 की जनगणना के अनुसार इनमें से किस उत्तर पूर्वी राज्य में साक्षरता दर सबसे अधिक है? कौन सा नॉर्थ ईस्ट स्टेट है जिसमें लिटरेसी रेट, क्या लिटरेसी रेट जो है वो सबसे ज्यादा है? नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और आसाम, इन चार में से कौन सा है जहां पर लिटरेसी रेट जो है वो सबसे ज्यादा है? तो ये लिटरेसी रेट हो जाएगा आपका कहां पर? मिजोरम में। कहां पर हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका मिजोरम। आंसर क्या है इसका? आंसर है इसका सी। ठीक है, अगर हम 9वें के बारे में बात करते हैं, संयुक्त राष्ट्र ने अंतरराष्ट्रीय सूक्ष्म ऋण वर्ष, देखो, द यूनाइटेड नेशन हैज डेजिग्नेटेड फिल इन द ब्लैंक्स एज द इंटरनेशनल ईयर ऑफ माइक्रो क्रेडिट। माइक्रो क्रेडिट का वर्ष या सूक्ष्म ऋण वर्ष इनमें से किसे नामित किया था? 2001, 3, 5 या 7, किसे नामित किया है? तो इसे किया है 2005 को। किसको? 2005 को नामित किया है। ठीक है, इसके अलावा अगला क्वेश्चन, इनमें से किस भारतीय साहित्यकार को उनके फिल्म और मंच के लिए किए गए व्यापक काम से मोजार्ट ऑफ मद्रास, इनमें से, इन चार में से, ध्यान से सुनो, ये जो चार हैं, इन चार में से मोजार्ट ऑफ मद्रास किसे कहा जाता है? इतना सा सवाल है, लिखा बहुत ज्यादा है, पूछ रहा है मोजार्ट ऑफ मद्रास इनमें से किसे कहते हैं? तो ए.आर. रहमान को मोजार्ट ऑफ मद्रास कहा जाता है। किसे? ए.आर. रहमान को मोजार्ट ऑफ मद्रास जो है ये कहा जाता है, ये याद रखना। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारतीय मुसलमानों ने फिल इन द ब्लैंक्स के नेतृत्व में खिलाफत आंदोलन शुरू किया। इनमें से वो, ये चार जो ऑप्शन है, इनमें से वो दो भाई बताओ जिन्होंने खिलाफत आंदोलन जो है ये शुरू किया है। कौन सा शुरू किया? खिलाफत आंदोलन जो है ये शुरू किया है, ये आपको बताना है कौन से चार है। ठीक, चलो बढ़िया, बताओगे? ठीक है, अली बंधु। कौन है? अली बंधु। तो ये कौन से हो जाएंगे? ये हो जाएंगे मोहम्मद अली और आपके शौकत अली। क्या हो जाएंगे? मोहम्मद अली और शौकत अली। खिलाफत आंदोलन कब का है? खिलाफत आंदोलन है आपका 1919 का। कब का है? 1919। ठीक है, अगला क्वेश्चन, 2011 की जनगणना के अनुसार, 2011 की जनगणना के अनुसार शहरी जनसंख्या कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत है? पूछ क्या रहा है? पूछ रहा है हमारे देश की एक जनसंख्या है टोटल, मान लो 121% है। ठीक है, जिसमें शहरी जनसंख्या हो गई 15 और बाकी की 85 हो गई हमारी ग्रामीण जनसंख्या। तो पूछ रहा है ये जो शहरी जनसंख्या है ये कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत है? शहरी जनसंख्या कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत है, ये इसने पूछा है। अगर मैं इसे सिंप्लीफाई करूं तो ये पूछ रहा है कितने प्रतिशत जनसंख्या शहरों में रह रही है, कितने प्रतिशत जनसंख्या शहरों में रह रही है? तो सिर्फ 30% जनसंख्या जो है वो शहरों में रह रही है। कितनी? 30% जनसंख्या जो है वो कहां रह रही है? वो शहर में रह रही है। ठीक है, अगला पूछ रहा है यक्षगान का संबंध इनमें से किस राज्य से है? क्या पूछ रहा है? पूछ रहा है यक्षगान का जो संबंध है, यक्षगान, इसका संबंध इनमें से किस राज्य से है? उड़ीसा, महाराष्ट्र, कर्नाटक और तमिलनाडु, इन चार में से किस राज्य से यक्षगान जो है ये संबंधित है, ये आपको बताना है। अब चलो ध्यान से सुनो, देखो यक्षगान जो है ये कर्नाटक से संबंधित है, सबको मालूम है। आंसर हो जाएगा इसका बी। आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा इसका बी। ठीक है, अच्छा, इसके बाद अगर हम बात करें उड़ीसा के कौन कौन से और नृत्य हैं जो आपको याद रखने हैं, तो देखो लिख लो, ज्यादा बेटर रहेगा। आपको ऐसे ही सुनने तो आप ऐसे ही सुन सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। अगर हम उड़ीसा के बारे में बात करें तो उड़ीसा में है छऊ, ठीक है, गोतीपुआ, ये उड़ीसा के हैं जो मैं लिख रहा हूं। ठीक है, दलखाई, इंपॉर्टेंट है दलखाई, बहुत पूछा जाता है। ठीक, इसके बाद डंडा नाच या दंड नाच, डंडा नाच या दंड नाच। इसके बाद हो जाएगा आपका घूमरा, अगर आपको याद रखना हो तो एक हो जाएगा रणपा, घूमरा। अगर नहीं भी याद रखोगे घूमरा तो कोई दिक्कत नहीं है, पर रणपा याद रखना। दलखाई, रणप और रणपा, ये दो जरूर याद रखना। बाकी के इंपॉर्टेंट है पर ये दो हाल फिलहाल एग्जाम में आने लगे हैं, इसे याद रखना। कर्नाटक का यक्षगान तो हो ही गया। इसके बाद हो जाएगा आपका डोली कुनीथा। क्या हो जाएगा? डोली
पुनीता या डोलू पुनीता, ठीक है। इसके अलावा एक याद रखना वीरगासे, क्या याद रखना, इसके अलावा याद रखना वीरगासे। एक याद रखना नागमंडला, क्या याद रखना, नागमंडला। कामसाले, क्या याद रखना, कामसाले, ठीक है। और एक याद रखना भूत आराधना, जिस हिसाब से देश में माहौल चल रहा है ना, भूत आराधना भी पूछ सकता है। भूत आराधना, भूतों की आराधना कहां पर है, कर्नाटक में, ठीक है। अच्छा, अगर महाराष्ट्र के बारे में बात करें तो महाराष्ट्र के हो जाएंगे आपके लावनी, क्या हो जाएंगे, महाराष्ट्र के हो जाएंगे आपके लावनी, कोली, ठीक है, याद रखना इंपॉर्टेंट है, दंडी, ठीक। इसके अलावा अगर हम बात करें धनगरी गाजा, कौन सा, धनगरी गाजा। इसके आगे हम बात करें तो एक हो जाएगा गफा, क्या हो जाएगा, गफा, गफा, ठीक है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो एक हो जाएगा आपका लेजिम, क्या हो जाएगा, एक हो जाएगा आपका लेजिम, ठीक है, क्या हो जाएगा, लेजिम। अगर हम कर्नाटक के बारे में, सॉरी कर्नाटक का तो हो गया ना, अगर हम तमिलनाडु के बारे में बात करें, किसके बारे में बात करें, अगर हम तमिलनाडु के बारे में बात करें तो तमिलनाडु के कौन कौन से, तो करकट्टम, क्या, करकट्टम, याद रखना, क्या हो जाएगा, करकट्टम। और एक हो जाएगा आपका ओइलाट्टम, क्या हो जाएगा, एक हो जाएगा आपका ओइलाट्टम, ठीक है। एक हो जाएगा आपका कुम्मी, क्या हो जाएगा, एक हो जाएगा कुम्मी। एक हो जाएगा कोलाट्टम, क्या हो जाएगा, कोलाट्टम। एक हो जाएगा आपका कावड़ी अट्टम, याद रखना, ये अट्टम सट्टम सब यही है, कावड़ी अट्टम, कावड़ी अट्टम, जैसे कावड़ होती है ना, तो वो है कावड़ी अट्टम। और एक हो जाएगा आपका मैल अट्टम, कौन सा, मैल अट्टम, क्या हो जाएगा, एक हो जाएगा आपका मैल अट्टम, दिख रहा है, नहीं है, उम्मीद करता हूं दिखाई दे रहा होगा, ठीक है। क्या हो जाएगा, अब इस वाले हिस्से में लिखूंगा नहीं क्योंकि यहाँ मेरा फोटो आ रहा होगा, है ना, इसलिए, ठीक है, क्या हो जाएगा, मैल अट्टम, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अभी मैं इसे ऊपर कर दे रहा हूं, ये देखो, स्क्रीनशॉट ले लो या लिख लो, क्योंकि नीचे दिखाई नहीं दिया होगा, वो नीचे मेरा फोटो लग रहा होगा साइड में, है ना, तो दिख नहीं रहा होगा, मैंने ऊपर कर दिया तो अब देख लो, ठीक। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है आपका, अगला क्वेश्चन है आपका, इनमें से कौन सा प्राचीन ग्रंथ है जिसका श्रेय ऋषि व्यास को जाता है। प्राचीन भारत का एक प्रमुख महाकाव्य है, 18 पर्वों में 1,00,000 छंद इसमें है, 1,00,000 श्लोक है, ठीक है, 18 चैप्टर 18 पर्व में लिखा गया है, महर्षि व्यास ने लिखा है, कौन सा है, महाभारत, कौन सा है, महाभारत। जो ऋषि व्यास है इनका एक नाम है कृष्ण द्वैपायन, क्या नाम है, एक नाम हो जाएगा इनका कृष्ण द्वैपायन, ये याद रखना, क्या नाम है इनका, एक नाम है इनका कृष्ण द्वैपायन, तो ये आपको क्या करना है, ये आपको याद रखना है, ठीक है। अच्छा, अगला क्वेश्चन, बैसाखी का त्योहार मनाया जाता है कहाँ, इनमें से कौन सी जगह है जहां बैसाखी का त्योहार मनाया जाता है। जो बैसाखी का त्योहार है ये स्पेशली है पंजाब के लिए, किसके लिए, पंजाब के लिए, पर पंजाब ऑप्शन में नहीं है, और पंजाब ऑप्शन में नहीं है तो इसके लिए फिर जवाब हो जाएगा हरियाणा, क्योंकि हरियाणा और पंजाब दोनों में सिमिलर त्योहार, ऑलमोस्ट सिमिलर त्योहार जो है ये मनाए जाते हैं। जो पंजाब में मनाया जाता है वही कुछ त्योहार जो है वो आपके हरियाणा में भी मनाए जाते हैं, ठीक। अच्छा, अब जो इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बताऊं यहाँ, जैसे गुजरात, गुजरात के कुछ त्योहार याद कर लो, जरूरी है, जैसे उत्तरायण, जैसे उत्तरायण, ये पतंग महोत्सव भी है, क्या बोलते हैं इसे, पतंग महोत्सव भी जो है इसे कहा जाता है, ठीक है। एक हो जाता है कच्छ का रण उत्सव या महोत्सव, दोनों चीजें याद रखना, ठीक है। एक है मोढेरा उत्सव या मोढेरा नृत्य कह लो तुम इसे, ठीक है, मोढेरा नृत्य, ठीक है। इसके अलावा एक आ रहा है आपका तरनेतर, ये जरूर याद रखना, कौन सा, तरनेतर, ये क्या, ये उत्सव है, कहाँ के, गुजरात के, कहाँ के, गुजरात के। पंजाब के कौन कौन से हैं, तो पंजाब का आपने अभी देख लिया, एक बैसाखी, ठीक है। इसके अलावा एक याद रखना लोहड़ी, कौन सा याद रखना, एक याद रखना है आपको लोहड़ी, ठीक है। फिर याद रखना एक होला मोहल्ला, होला, कौन सा, होला मोहल्ला, ठीक। एक याद रखना है आपको गुरु पर्व, क्या याद रखना है, गुरु पर्व, और फिर तीज, और एक माघी। ये कहाँ के हैं, लोहड़ी, होला मोहल्ला, गुरु पर्व, तीज और माघी, ये कहाँ के हैं, ये है पंजाब के। ये आपको याद रखना है, याद रखोगे ना, देखो बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है ये। अब ये देखने वाली बात है कि कितने बच्चे से पढ़ेंगे, क्योंकि तुमने जीना आराम कर दिया था मेरा मैसेज कर करके, कब कराओगे क्लास, कब कराओगे क्लास, यूपी की तो डेट भी आ गई है, अब तो करा दो क्लास, तो अब मैं करा रहा हूँ क्लास। और अगर अब तुमने नहीं देखी बताऊंगा फिर मैं तुम्हें। मौलिक अधिकारों का उल्लेख भारतीय संविधान के किस भाग में है,
ठीक। मौलिक अधिकार किस में है? भाग 3 में। मौलिक अधिकार किस में है? भाग 3 में है, ठीक है। भाग 1 में क्या है? स्टेट और देयर टेरिटरीज, ठीक है। भाग 2 में क्या है? नागरिकता, सिटीजनशिप, ठीक है। और भाग 4 में क्या? डीपीएसपी। भाग 4 में क्या? डीपीएसपी, याद रखना, ठीक है। ठोस कार्बन डाइऑक्साइड का दूसरा नाम क्या है? ठोस कार्बन डाइऑक्साइड जो है इसका दूसरा नाम बताओ, इसका दूसरा नाम क्या है? तो अगर हम ठोस कार्बन डाइऑक्साइड की बात करें तो ये क्या होता है? ये होती है सूखी बर्फ। क्या होती है? ये होती है सूखी बर्फ, शुष्क बर्फ जिसे बोलते हैं, सूखी बर्फ या शुष्क बर्फ, ठीक है। अगला, परिवहन, भंडारण, आर्थिक गतिविधि इनमें से किस क्षेत्र में आती है? ठीक है। अगर हम परिवहन की बात करें, मतलब ट्रांसपोर्ट की बात करें, स्टोरेज की बात करें, तो ये क्या है? ये सर्विस सेक्टर है। क्या है? ये हो जाएगा आपका सर्विस सेक्टर। क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका सर्विस सेक्टर। सर्विस सेक्टर कौन सा? तृतीय क्षेत्र, जहां हम सेवाएं प्रदान करते हैं। परिवहन का है, ट्रांसपोर्ट क्या है? सेवाएं है, मतलब कोई अपनी सेवाएं प्रदान कर रहा है कि आपको माल ले जाना है, वो अपना ट्रक ले आया, आपने माल उसमें लोड किया और आपने जहां कहा वहां छोड़ दिया, ठीक है। माल उसका है नहीं, उसका सिर्फ ट्रक है, माल आपका है, आपने माल लादा, ट्रक वाला लेके एक जगह से दूसरी जगह चला गया, वो क्या कर रहा है? वो आपको सेवाएं प्रदान कर रहा है। आप लेके गए, आपने किसी ने अपना स्टोरेज खोल रखा है, आपने उस स्टोरेज में, कोल्ड स्टोर में डाल दी चीज की, ये यहाँ पड़ी रहेगी भाई हमारी, ठीक है। कोल्ड स्टोर आपका नहीं है, कोल्ड स्टोर किसी और का है, वो बस आपको सेवाएं दे रहा है कि भाई आपकी फसल यहाँ पड़ी है, पैसे दे दो, है ना, जब आपको ले जानी हो अपना हिसाब करना और ले जाना, ठीक है। तो ये क्या? ये है तृतीय सेक्टर, ठीक। इनमें से कौन सा देश भारत का पड़ोसी नहीं है? इनमें तो कौन सा पड़ोसी नहीं है? म्यांमार है, पहले से श्याम देश कहते थे, 1937 में अलग हुआ है। नेपाल भारत का पड़ोसी है, भूटान भारत का पड़ोसी है, जापान नहीं है। कौन सा नहीं है? तो इसके लिए सही जवाब क्या हो जाएगा? इसके लिए सही जवाब हो जाएगा आपका जापान नहीं है, ठीक। अच्छा, भारत में हरित क्रांति इनमें से किस वर्ष के आसपास हुई थी? इनमें से कौन सा वो वर्ष है जिसके ओर पास जो है वो हरित क्रांति हुई होगी? हरित क्रांति का टाइम है 1967 से 70 के बीच, 66 से 1966 से 70, है ना, इस दशक में जो है वो हरित क्रांति हुई है। तो इसके हिसाब से सही जवाब क्या हो जाएगा? इसके हिसाब से सही जवाब हो जाएगा आपका डी, ठीक है। अब आपको क्या करना है? इतना तो होगी आपकी क्लास, 20 क्वेश्चन हो गए, इंपॉर्टेंट चीजें मैंने एक्सप्लेन की, उन्हें लिख लेना, अच्छा रहेगा, ठीक। अच्छा, अब आपको क्या करना? सब्सक्राइब करना है, करो फटाफट, ठीक है। और हो सके तो शेयर करो, हो सके नहीं करना ही है क्योंकि बहुत से बच्चों को नहीं मालूम क्लास चल रही है। सब्सक्राइब करो, शेयर करो, लाइक करो और कमेंट करो। क्या करो? कमेंट करो। अब कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं जो तुम्हें इंटरनेट पे सर्च करने हैं और जवाब देने हैं। याद है साक्षरता दर नॉर्थ ईस्ट में जो क्वेश्चन था, ठीक, उसमें मिजोरम की साक्षरता दर कितनी है ये बताना है, तुम्हें बताना, ठीक है। इसके अलावा मणिपुर की साक्षरता दर कितनी है? इंटरनेट पे सर्च करो और जवाब दो, ठीक है। आसाम की साक्षरता दर कितनी है? जवाब दो, ठीक है। और नागालैंड की साक्षरता दर कितनी है? ढूंढो और जवाब दो। मैं कमेंट में मेंशन करूंगा बाद में, जिससे कि आपको पता रहे किसकी कितनी है, ठीक है। ये 4 की आपको साक्षरता दर जो है वो मुझे लिटरेसी रेट बताना है, याद रखना। क्या? लिटरेसी रेट कमेंट बॉक्स में लिखकर बताना। ये क्वेश्चंस हैं और इन क्वेश्चंस के जवाब आपको देने हैं, ठीक है। तो ये है आज की क्लास। आज की क्लास के लिए इतना ही, नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे, ठीक है। ये क्या है? ये यूपी की पहली क्लास है। इसी तरह सब क्लासेस होंगी और कब मिलेंगी? रोज सुबह 11 बजे। किस टाइम मिलेंगी? रोज सुबह 11, पर डे 11 बजे आपको ये क्लास मिलने वाली है, ठीक है। तो ये होगी आपकी पहली क्लास। अब देखना ये है कि कितने बच्चे इसे देखते हैं, कितने बच्चे इस पर कमेंट करते हैं, कितने शेयर करते हैं, कितने सब्सक्राइब करते हैं, जिससे कि मैं नेक्स्ट वीडियो जो है, चूंकि मुझे पढ़ाना है और मुझे देखना है कि तुम जितना तुमने हल्ला मचा रखा था मेरे फोन पे, अगर अभी भी मैसेज दिखाऊंगा तो ढेर सारे मैसेज पड़े हैं अनरीड, क्लास कराओ क्लास कराओ क्लास कराओ। अब मुझे देखना है कि कितने देखेंगे इसे, ठीक है। तुमने जीना आराम कर रखा है मेरा, और अब मैं उस चक्कर में क्लास लेकर आया हूँ। अब ये देखना है कि तुम लोग कितना देख सकते हो। रोज पर डे 5-6 फोन रोज आते हैं, रोज पर डे। अब मुझे ये देखना है कि कितने पढ़ेंगे इसे, ठीक है। ये है आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट में मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।